गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल रेस डिफेंस एकेडमी के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे बच्चों अगले टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है, आप जो पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम। कि प्रॉपर्टी बेस्ड प्रॉब्लम कैसी होती हैं, किस तरीके की आएंगी, किन बातों को हमने पढ़ना है, किन बातों का जिक्र करेंगे बेसिकली हम इसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे बेसिकली। ठीक है, चलो करें स्टार्ट फिर बच्चों। चलिए, तो बच्चों ये है कि सबसे पहली बात तो ये होती है कि प्रॉपर्टी होती क्या है। प्रॉपर्टी होती है कि अगर मैं एन टर्मों में से जीरो टर्मों को सिलेक्ट करता हूं तो हमेशा आंसर क्या आएगा, वन आएगा। नंबर दो प्रॉपर्टी ये होती है बच्चों की, एन टर्मों में से अगर मैं एन टर्मों को ही सिलेक्ट कर लूं तो आंसर हमेशा वन आएगा। नंबर तीन प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों की, एन टर्मों में से अगर मैं एक टर्म को सिलेक्ट करता हूं तो हमेशा आंसर एन आता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ये बहुत जल्दी आपको काम में आएंगी। नंबर चार की अगर बात करी जाए तो मैं बात करता हूं बच्चों, एन सी आर जो होता है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, कुछ मैं एग्जाम्पल से भी समझा सकता हूं आप लोगों को। मैंने कहा 10 से 2 लिख लो। 10 से 2 का मतलब क्या होता है बच्चों, 10 × 9। देखो, सी के नीचे सी के पैर में क्या लिखा हुआ है, दो लिखा हुआ है ना सी के पैर में। अगर सी के पैर में दो लिखा हुआ है तो 10 को दो तक खोलो, 10 × 9 डिवाइड बाय क्या लिखूंगा, 2 × 1 ऐसा लिख दो। तो मेरा जो आंसर आया वो 45 आ गया। बेसिकली आंसर कितना आया, 45। अगर मैं तुम्हें बच्चों ये बोल दूं कि 10 से 8 लिखो सर, 10 से 8 का मतलब क्या होगा, फिर तो आप ये कहेंगे कि 10 को 8 तक खोलो सर। हाँ जी खोल लो, क्या दिक्कत है, हमें एनसीआर का फॉर्मूला पता तो है। 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 है ना, ×3 ऐसा लिख सकता हूँ मैं। और डिवाइड बाय क्या कर दूं बताओ, डिवाइड बाय 8 फैक्टोरियल लिख देता हूँ और इंटू में क्या लिख दूं मैं, 2 फैक्टोरियल लिख देता हूँ। अच्छा तो ये बताओ मुझे, इंटू में 2 फैक्टोरियल, तो ये तो हमारा कहाँ तक आ जाएगा, 2 × 1 तक चला जाएगा। अच्छा 8 फैक्टोरियल और ये वाली वैल्यू तो वैसे ही कट हो जाएगी, तो फिर दोबारा से क्या बच गया मेरे पास, 10 × 9 डिवाइड बाय 2 बच गया। भाई दो पे ये कट हो गया, 5 9 पंजे 45, तो फिर आंसर सेम आ गया। तो आप यहां से ये देख पा रहे हैं बच्चों कि एनसीआर जो होता है वो बराबर हो जाता है एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है बेसिकली। ठीक है ना, तो इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। भाई क्लियर होगी सबको बात, बढ़िया। अगर बात क्लियर हो गई है तो प्रॉपर्टी नंबर 5 पे चलते हैं। अभी इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूं, अभी इरेजर से इसको मैं अगली प्रॉपर्टी आपको समझाता हूं कि अगली प्रॉपर्टी क्या है। अगली प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो आपके पेपर में अक्सर पूछी जाती है। आपके पेपर में जो पीसी से क्वेश्चन आते हैं वो कई प्रकार के आते हैं, लेकिन इनके अंदर कईयों में आपको एन पूछा जाता है, कईयों में आर पूछा जाता है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी है बेसिकली। तो अगर एन सी एक्स है, एन सी एक्स है इज इक्वल टू दिया गया है एन सी वाई के, है ना। तो फिर बच्चों मैं ये बोलता हूं कि सर ये जो है ना, ये या तो x प्लस वाई की वैल्यू n होगी, या तो ये बात होगी, ये बिल्कुल पक्का है, या फिर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। या तो x और y बराबर होंगे, या फिर x प्लस वाई की वैल्यू जो होगी हमारे पास वो n के रूप में बनेगी। इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या कहती है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है एनसीआर प्लस में NCR-1, NCR+ में NCR-1 इज इक्वल टू होगा n+1 CR के बराबर होगा बच्चों। ठीक है ना, एग्जाम्पल से देखें एक बार जरा इसको, क्या ये बात सही है। मैंने कहा बच्चों 10 से 2 प्लस में 10 से 1 का आंसर क्या होगा, 55 आएगा। और अगर मैं 11 से 2 का आंसर देखूंगा, 11 से 2 का, तब भी 55 आएगा। इनका आंसर भी 55 आता है, इनका आंसर भी 55 आता है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो मेरे पास बिल्कुल एग्जैक्ट है, सही लिखी हुई है कि एनसीआर जो होगा, एनसीआर प्लस NCR-1 जो होता है वो इसके बराबर होगा बेसिकली। ठीक है ना, तो इस बात को आपने अच्छे से याद रखना है बच्चों कि ये आपके शॉर्टकट का काम करेंगे आपके क्वेश्चन में। आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, एन की वैल्यू पूछी जाए, आर की वैल्यू पूछी जाए, वो सारी बातें। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या कहती है कि सर अगर मैं NC0 लिखता हूं, प्लस में अगर मैं NC1 लिखता हूं, प्लस में NC2 लिखता हूं, प्लस करते करते ऐसे अगर मैं बच्चों NCN लिखता हूं, तो इन सब का जो सम होगा वो 2 की पावर में n हो जाएगा। n आपको दिया होगा बेसिकली, है ना। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 के ऊपर चले तो मैं ये कहूंगा बच्चों NC0
प्लस में NC2 प्लस में NC4 प्लस में NC6, इस तरीके से अगर मैं इवन टर्मों का लेके चलूंगा सम, तो फिर मेरे पास आंसर रहेगा 2 की पावर n-1। और प्रॉपर्टी नंबर 9 क्या कहती है बच्चों? वो कहती है NC1 ले लो सर, और आप NC3 ले लो, फिर आप NC5 ले लो, मतलब सारी की सारी ओड टर्मों का, जिसका पैर में ओड लिखा हुआ है उनका सम कर दो, तो उसका आंसर भी 2 की पावर n-1 होगा। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 9 कहलाएगी। हाँ जी, बात सबको समझ में आई कि नहीं आई भाई? क्लियर होगी? बहुत ज्यादा आसान चीजें हैं भाई, है ना, समझना इस बात को। एक चीज और मैं तुम्हें सिखाता हूं कि अगर मैं बच्चों ये बोल दूं कि 10C2 लिखा हुआ है और डिवाइड में कर दूं मैं 10C1, तो इसका आंसर कितना आएगा बताएगा? 10C2 तो हमने कई बार निकाल लिया, 45 है सर, और 10C1 का मतलब क्या होगा? 10, तो मतलब इसका जो आंसर आएगा वो 4.5 आ जाएगा। क्या इस बात से तुम एग्री करोगे? हाँ सर, ये तो हम एग्री कर सकते हैं, ये तो बात हमें सही लग रही है तुम्हारी। अब इसका मतलब अगर ऐसा है तो फिर मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि 10 में से मैं 2 को माइनस कर दूं, 10 में से क्या कर दूं मैं? 2 को माइनस कर दूं, और प्लस में 1 कर दूं, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा? और डिवाइड बाय मैं आर कर दूं। आर का मतलब क्या है? यहाँ पे 2 है। देखना जरा इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर आ रहा है सर 10 माइनस 2 8 प्लस 1 9, 9/2 कितना आएगा मेरे पास? 4.5 हो जाएगा। ये तो सर सेम ही आंसर आ गया। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? तो क्या यहां से एक और प्रॉपर्टी नजर आएगी हमें? जी हाँ, उसी की मैं बात करने वाला हूं। प्रॉपर्टी नंबर 10 बच्चों क्या बोलती है आपकी? देखो, NCR डिवाइड बाय NCR-1 जो होता है वो किसके बराबर होगा? अभी मैं लिखने जा रहा हूं, इसको जरूर याद रखना भाई, ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि वैल्यू बराबर आ गई है, मैंने तुम्हें प्रूव कर दिया इस बात को भाई, ठीक है ना? इस बात पे डाउट मत करना तुम। अगर मैं आप लोगों को ये बोलता हूं कि 10वीं प्रॉपर्टी क्या होगी, तो 10वीं प्रॉपर्टी के ऊपर अगर चलूंगा तो मैं बोलूंगा सर NCR ऊपर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे NCR-1, जो कि बराबर होगा n-R+1/r के। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप देखेंगे इनका काम में आएंगी चीजें। अच्छा, आपके P&C के अंदर अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, P&C के अंदर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि R की वैल्यू निकालो, N की वैल्यू निकालो, कुछ इस तरीके से अगर आपको दिया जाता है, तो आप ऑप्शन को पुट करिए उसके अंदर, वो ज्यादा जल्दी अप्रोच करेगा एज कंपेयर टू दैट कि आपका आंसर क्या आने वाला है। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद रखनी है बच्चों। NC0 1 होता है, NCN 1 होता है, NC1 N होता है, और फोर्थ NCR इज इक्वल टू NCN-R के बराबर होता है। NCX जो होता है वो NCY के बराबर होता है, या तो X+Y N होगा, या फिर X इज इक्वल टू में क्या होगा? Y होगा भाई, ये बात आपको याद रखनी है। अगर ये आपको नहीं गिवन है तो फिर आपका ये होगा, पक्की बात श्योर है। 6th में आपको पता लग गया है, मैंने प्रूव भी कर दिया है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। 7th में भी हमने प्रूव कर दिया है बेसिकली। हाँ भाई, क्या लगता है, प्रूव हो गया कि नहीं हो गया? 7th में भी तो प्रूव हो गया है, तो ये तो दिख ही नहीं रहा भाई, थोड़ा अच्छा सा पेन लेना पड़ेगा आपको, है ना, इस तरह से तो मजा ही नहीं आएगा। चलिए, 7th में हो गया, 8th में हो गया, 9th हो गया और 10th हो गया। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, ये प्रॉपर्टी हमारे पास होती हैं और इन प्रॉपर्टी के बिहाफ पे ही क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है ना? इसके बारे में थोड़ी सी बातें हो जाएं। देखो, ये क्वेश्चन आया था आपको बहुत जल्दी, 2023 का क्वेश्चन आपके पेपर में। तो आपको बोला गया 3NC2N बराबर है 3NC2N-7 के बराबर है। वो आपको कह रहा है कि NCN-5 की वैल्यू बताओ क्या हो। अब क्या करें, ये तो कंफ्यूजन होगी। क्या अब यहाँ पे NCR वाला फॉर्मूला लगाएं? नहीं, यहाँ पे लगेगी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी सर? जो आपने अभी पढ़ी है। हमने आपको सिखाया बच्चों कि अगर हम NCX इज इक्वल टू में NCY को देखते हैं तो फिर मेरा आंसर किसके फॉर्म में बनेगा? या तो X+Y की वैल्यू N होगी, या फिर X इज इक्वल टू Y होगा। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। हाँ भाई, क्लियर होगी बात सबको? होगी ना? तो अब इस क्वेश्चन में लगाओ फिर। क्या 2N प्लस में 2N-7 बराबर होगा बच्चों किसके? 3N के बराबर होगा। तो क्या मैं कह सकता हूं 4N
-7 बराबर होगा 3n के, तो 3n को उधर ले लो। n बराबर क्या 7 के बराबर हो जाएगा। n की वैल्यू क्या आप लोगों ने निकाल ली है? हाँ जी सर निकाल ली है n की वैल्यू। अगर n की वैल्यू निकाल ली है तो पुट द वैल्यू ऑफ n इन दिस 7c2। 7c2 का मतलब क्या होता है? 7 इंटू 6/2 × 1। चलिए क्रॉस करिए बच्चे, आंसर कितना आ गया? 21। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर था डी। डी ऑप्शन था इसका बेसिकली। देखो प्रॉपर्टी का यूज करके क्वेश्चन जल्दी हो गया ना, नहीं तो तुम क्या करते फिर एनसीआर वाला फॉर्मूला 3n फैक्टोरियल अपॉन में 2n फैक्टोरियल इंटू में 3n माइनस में 2n का फैक्टोरियल होगा बराबर आएगा इसके, फिर वैल्यू कटेगी चीजें होंगी फिर n की वैल्यू आएगी। नहीं रे, ऐसे नहीं करना बच्चों। बच्चों करना कैसे है कि अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी चलना है हमने लेके, कि प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमारे आंसर क्या क्या आ रहे हैं और उसको याद रखो अच्छे से। तो कुछ चीजें और मैं तुम्हें सिखा दूं इसके साथ साथ कि आप इनको खोलेंगे कैसे, मैं ये सिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, कई बार ना डाउट रहता है भाई कि किस तरीके से चीजें होंगी, नोट कर लिया होगा आपने। तो मैं आपको सिखा दूं कि आपको जब जल्दी सोल्व करना है तो कैसे सोल्व करना है। अगर मैं आपको बोल दूं ना कि 10c3 को ओपन करो तो आपने कुछ नहीं करना, 9 करना है, डिवाइड बाय 3 × 2 × 1 कर देना है। ये सोल्व करने पे ही सेम आंसर आएगा। अगर कहीं पे 10c7 पड़ा है तो आपको सोचना है कि वो n-r भी तो हो सकता है, तो मतलब 10c3 के बराबर ही होगा जी, तब भी सोल्व कर सकता हूँ चीजें में। मैंने कहा 100c98 है डिवाइड बाय 100c97 है, तो क्या आंसर आने वाला है इसका? प्रॉपर्टी लगाओ शाबाश। प्रॉपर्टी थी n-r+1 में r, ये थी भाई। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 2 + 1 3, 3/, क्या हो जाएगा? 98। ये मेरे क्वेश्चन का आंसर। क्या इस पूरे को सोल्व करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं रे, नहीं करनी पड़ेगी रे, समझो इस बात को। बहुत जल्दी लेवल पे सोल्व करना है आपको, है ना, टाइम बचाना है। चलो इसके बाद बच्चों बात करते हैं सर्कुलर परमुटेशन की, कि सर्कुलर परमुटेशन क्या होता है। दो तरीके का होगा भाई, हाफ सर्कुलर परमुटेशन और फुल सर्कुलर परमुटेशन। इसमें सिंपल सी बातें मैं समझा दूं, ज्यादा क्वेश्चन इससे पूछे नहीं गए हैं। बट हाफ सर्कुलर परमुटेशन का जो फॉर्म होता है 1/2n-1 का फैक्टोरियल होता है। फुल सर्कुलर परमुटेशन का जो होता है वो n-1 का फैक्टोरियल होता है। याद रहेंगी बातें, 1/2n-1 और n-1 का फैक्टोरियल होगा। क्या लगता है भाई, बताओ शाबाश। क्लियर, आगे बढ़ जाए। लेकिन ये कहां कहां लगेगा देखो बच्चों, अगर आपके पेपर में बिट्स दिखा, फ्लावर दिखा, पर्ल्स दिखा, है ना, क्या दिखा? पर्ल, ये चीजें दिखी ना तो डायरेक्टली बिना सोचे आपको क्या कर देना? हाफ सर्कुलर परमुटेशन। फुल में n-1 जितने टर्म में, मैंने कहा 10 बंदे हैं, 10 पर्सन है, 10 बॉयज हैं, 10 गर्ल है, कुछ भी है, तो 10 पर्सन को सर्कुलर अरेंजमेंट में मेरे को बिठाना है। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में अगर बिठाना है तो आप बोल देंगे सर 9 फैक्टोरियल कर दो। ये आपका सर्कुलर परमुटेशन की कहानी है। मैंने कहा 5 बॉयज हैं, 5 गर्ल्स हैं, 5 बॉयज और 5 गर्ल्स हैं, तो बताओ कैसे बैठ सकते हैं? तो आप कहेंगे सर 9 फैक्टोरियल। इसमें क्या दिक्कत है? आपने स्पेसिफाई किया, आपने कौन सा क्या बोला, कोई कंडीशन थोड़ी लगा दी हमने। तो आंसर क्या हो जाएगा? 9 फैक्टोरियल। तो ये मेरा आंसर। -1 क्यों होता है? क्योंकि एक पोजीशन को हमें फिक्स करना पड़ता है अभी सर्कल के अंदर। कोई भी एक पोजीशन को फिक्स करेंगे, फिक्स करने के बाद ही मेरी कहानी आगे स्टार्ट। हाँ क्या लगता है, सही है ना? इतनी बात तो क्लियर हो रही है। चलो बढ़िया। अगर ये बातें तुम्हें पता लग रही हैं तो फिर मैं बात करूंगा आगे की कहानी के ऊपर, जिसका नाम रहेगा बच्चों क्या, क्या रहेगा अब तक? ये आपका एक कॉन्सेप्ट आता है रिमाइंडर वाला भी, इसको समझना जरा ध्यान से। इसके ऊपर ना हर बार क्वेश्चन पूछ ही रहा है वो, ताकि ये मिस ना हो आप लोगों से। रिमाइंडर निकालना पूछता है आपसे। अच्छा छोटा सा कॉन्सेप्ट लेके चलता हूं मैं। मैंने कहा 28 को 9 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? +1 रिमाइंडर आएगा। 35 को 9 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? सर प्लस का 8 रिमाइंडर आ जाएगा। ये तो सबको पता है रिमाइंडर निकालना। अगर मैं तुमको ये बोल दूं कि 28 इंटू में 35 और डिवाइड बाय 9, इसका रिमाइंडर क्या आने वाला है? तो फिर आप बोलेंगे सर इसके ऊपर तो 1 आ रहा था, इसके ऊपर 8 आ रहा था, इसके बीच में सर मल्टीप्लाई है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो इस क्वेश्चन का आंसर 8 हो जाएगा। बताओ। लेकिन अगर इनके बीच में प्लस का साइन होता, मतलब 28 प्लस में 35 होता और डिवाइड बाय 9 होता,
तो यहाँ तो सर +1 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है +8 आ रहा है, तो बीच में प्लस का साइन है, अभी टोटल कितना हो गया 9, और 9 9 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, इसका मतलब जीरो रिमाइंडर। बस यही कहानी तो समझनी है भैया कि जीरो रिमाइंडर आएगा। तो जीरो रिमाइंडर आने के लिए आपका इस तरीके का प्रोसेस है। तो आपको देखना है कि नंबर के ऊपर कितना हमारा क्या आ रहा है, बताओ नंबर के ऊपर क्या आ रहा है, कितना रिमाइंडर बच रहा है बच्चों। क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको अभी, जो आपके पेपर में पूछे गए हैं किस तरह से पूछे जाते हैं, देखना जरा। देखो, दो क्वेश्चन लगातार ये 23 के पेपर में पूछे गए, तो 5 नंबर का ये क्वेश्चन आप कह सकते हैं। और अगर ये आप 5 नंबर का क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नजर आएगा। वो कह रहा है कि 0 का फैक्टोरियल है, प्लस में 1 का फैक्टोरियल है, प्लस में 2 का फैक्टोरियल है, प्लस में 3 का फैक्टोरियल है, प्लस में 4 का फैक्टोरियल है, प्लस करते करते ऐसे 100 का फैक्टोरियल है। और इसको अगर मैं पूरी टर्म को सर 8 से डिवाइड कर दूं तो मेरा रिजल्ट क्या बनेगा, मतलब रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि 4 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, तो मतलब 24 होती है। तो 24 को अगर मैंने 8 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर क्या 3 रहेगा, ओ सॉरी रिमाइंडर 0 आएगा, 3 तो आपका डिविडेंड आ जाएगा, जीरो रिमाइंडर आएगा। अच्छा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है, तो 5 की सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होती है, तो मतलब 120 होगा। क्या 120 8 से डिवाइड हो जाता है जी, कंप्लीटली हो जाता है जी। अरे कहीं ना कहीं आप ये ध्यान से देखो ना बच्चों की, ये जो लिखा हुआ था ये 4 फैक्टोरियल था ना, तो अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो जाता है तो उसके मल्टीपल भी तो डिवाइड हो जाते हैं। तो 5 फैक्टोरियल इसका अगला मल्टीपल होगा, 6 फैक्टोरियल उसका अगला मल्टीपल होगा, 7 फैक्टोरियल उसका अगला मल्टीपल होगा, तो सारे मल्टीपल ही तो चल रहे हैं। तो अगर ये मल्टीपल चल रहे हैं तो क्या तुम ये ऐसा बोल दो कि इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, इसका भी रिमाइंडर 0, बताओ सही है कि नहीं। अगर इतनी बात पकड़ पाए, 0 प्लस 0 प्लस 0 0, उसके बाद 3 फैक्टोरियल की वैल्यू बच्चों 6 होती है, इसकी वैल्यू 2 होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है और इसकी वैल्यू भी 1 होती है। इनके बीच में साइन कैसा है, इनके बीच में साइन सर प्लस का है, 6 2 8 और 2 10, तो मतलब 10 बन गया, तो 10 के डिवाइड में 8 कर दिया मैंने, तो रिमाइंडर बताइए, रिमाइंडर 2, तो क्वेश्चन का आंसर क्या था 2। मतलब अप्रोच मुश्किल नहीं है बेसिकली, अगर तुमने इस चीज को अगर ध्यान से चीजों को देख रहे हो, आप लोग समझ रहे हो, अगर आपके पास कंसेप्ट की अगर क्लैरिटी है तो आपका जो करने का तरीका है क्वेश्चन को वो जल्दी है बेसिकली। हाँ मैं मानता हूं कि वहां पे ऐसे क्वेश्चन जल्दी से दिमाग में फिट नहीं होंगे, बट आपको अगर क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी लेके आनी है तो कॉन्सेप्ट पे पकड़ बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लो, उसी सेम पैटर्न को बोला गया था, 0 फैक्टोरियल प्लस में 1 फैक्टोरियल प्लस में 2 फैक्टोरियल प्लस में 3 फैक्टोरियल प्लस में 4 फैक्टोरियल प्लस करते करते ऐसे कितना था 100 फैक्टोरियल। इसको बोला गया कि सर इसको अपना 60 से डिवाइड कर, 60 से डिवाइड। तो अगर 60 से डिवाइड करूंगा तो सर 5 फैक्टोरियल की जो वैल्यू थी ना अभी थोड़ी देर पहले, वो कितनी थी, वो थी सर 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 120 थी। क्या लगता है, अरे अच्छा जा रहा है कि नहीं जा रहा है भैया, 120 थी क्या, 120 60 से डिवाइड हो जाता है, 2 इसका डिविडेंड आ जाएगा, 0 रिमाइंडर आ जाएगा। हाँ ये तो बात सही है सर। तो क्या 5 और 5 से बनने वाले आगे मल्टीपल सारे के सारे क्या 0 रिमाइंडर दे देंगे, तो इसकी कहानी बची फिर। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है। इसको जोड़ो जरा, ये आ गया जी 34। 34 को अगर 60 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 34 आएगा। ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं है, तो मतलब क्वेश्चन का जो आंसर था वो 34 था। क्वेश्चन का जो आंसर था वो कितना था 34 था बेसिकली। हाँ जी, क्या लगता है भाई, क्लैरिटी ऑफ थॉट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ सही है।
चलिए भाई, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 10 सर्कल? 10 सर्कल का बताइए क्या कर सकते हैं हम? 10 सर्कल, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, तो हमने किया हुआ है सर। तो 10C2 इंटू में वट 2, 10C2 की वैल्यू 3-4 बार निकाल चुके हैं। 45 इंटू 2 मतलब क्वेश्चन का आंसर 90। देखो क्या 5 सेकंड से ज्यादा का समय लगा? नहीं लगा। ऐसे ही होंगे क्वेश्चन भैया, ऐसे ही होंगे क्वेश्चन, का ही टेंशन ले रहे हो? थोड़ा कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी तो बनाओ बच्चों, ठीक है ना? तो रिमाइंडर वाला प्रोसेस आपको जरूर याद रखना है कि रिमाइंडर के खेल में क्या करना है, आपको हर एक टर्म के ऊपर रिमाइंडर देखना है, और अगर कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो इस नंबर को किसी भी से टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो वो हमेशा उससे डिवाइड करेगा ही करेगा। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए ये चीजें बताई गई थी। अब आपके पीवाईक्यू में 2024 में भी है, वो भी क्वेश्चन देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद 2024 के फर्स्ट पेपर में भी आया था, वो भी देख लेना, वो भी समझ में आ जाएगा। तो रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट आपको क्लैरिटी देंगे बेसिकली अभी यहाँ पे, ठीक है? तो इस चीज को ध्यान में रखना अभी, ओके? तो इन चीजों के ऊपर हमने चर्चा करी है सारी, आई थिंक सो ऑल द कॉन्सेप्ट। अच्छा एक चीज और मैं आपको डिस्कस कर लूं, एक आपका वर्ड होता है अभी, कौन सा? एक वर्ड ऐसा होता है बच्चों कि अगर मैं कहूं कि NAMAN, हाँ जी, ये कैसा वर्ड होता है? देखो यहां से पढ़ो यहां से पढ़ो, दोनों जगह से सेम अप्रोच हो रहा है ना? तो इन जैसे वर्डों को बनाने के लिए हम करते क्या है बेसिकली, किस चीज का यूज करते हैं कि ऐसे वर्ड बन जाए बेसिकली? अब अगर मैंने कहा कि 5 लेटर का एक वर्ड बनाना है आपको और 26 अल्फाबेट का यूज करना है, तो 5 बॉक्स बना लूंगा बेसिकली मैं। तो यहाँ पे कितने? 26, यहाँ पे कितने? 26, यहाँ पे कितने? 26, अब यहाँ पे कितने? 1, यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि जब मैंने पहले प्लेस को भरा तो लास्ट प्लेस भरा गया। नाम जानते हो इसका क्या होता है? इसका नाम जानते हो क्या होता है? इसको बोलते हैं पैलिंड्रोम। क्या बोलते हैं? पैलिंड्रोम बोला जाता है इसको। हाँ जी, क्लियर होगी सबको? बताओ भाई, शाबाश। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। चलो भाई आगे बढ़ देते हैं, एक बार चीजों को देखें, एक बार क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है इसके अंदर कि 4 लेटर बॉक्स हैं और 5 लेटर हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन प्लेस देम। ऑप्शन ना थोड़े अजीब से होते हैं, 4 की पावर 5, 5 की पावर 4, और कई बार 4 फैक्टोरियल लिख देगा, 5 फैक्टोरियल, फिर नन ऑफ दिस, कुछ ऐसा। इन दोनों में से एक आंसर होता है इसका। याद रखना जो चीज फिक्स होती है ना बच्चों, जैसे ये फिक्स है, लेटर बॉक्स फिक्स है ना, तो ये बेस में रहेगा और पावर में क्या चला जाएगा ये, तो 4 की पावर 5 मेरे क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऐसे क्वेश्चन, मैंने कहा बॉल है, 4 बॉल है मेरे पास और 5 बॉक्सेज में डालनी है 4 बॉल, तो फिर 5 की पावर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को देखना थोड़ा सा, मतलब ये अच्छी टाइप होती है, इस चीज को आपने ध्यान में रखना है किस तरह से चीजें करेंगे। बाकी की बातें अगर मैं थोड़ी समरी की तरफ चलूँ इसकी, क्योंकि आज लास्ट क्लास है हमारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन की, तो वो ये रहेगी कि समरी अगर देखी जाए बच्चों, समरी में हमने सारी बातें क्लियर करी हैं आपको, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब हमने क्वेश्चन भी करे हैं रिपीटेशन के लिए, हमने सारे के सारे बात करी है। अगर तो मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो अगर बताऊं कि किस तरीके से चीजें करी हैं, वो नंबर बेस पे हमने पूरा किया, अल्फाबेट बेस पे सारा किया, सर्कुलर पे हमने समझ लिया है, ज्योमेट्रिकल प्रॉब्लम, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन। इसके अलावा जो मैंने आपको डिविजिबिलिटी वाली चीजें बताई है, रिमाइंडर वाली, तो वो चीज है। डिविजिबिलिटी रूल जरूर याद रखने हैं आपको कि किस तरह से होंगे, क्योंकि 2026 के पेपर में भी क्वेश्चन आए हैं भाई, ठीक है ना? तो ये भी ध्यान में रखते हुए चलना आपको। उसके अलावा अलग अलग जो हमने मिसलेनियस टाइप करी हैं, तो उनको भी आपने ध्यान में रखना है। तो 6 से 7 टाइप की जो चीजें हमने करी है इस चैप्टर के अंदर, ये आपके जो 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों 12.5 नंबर के, तो ये आपकी क्लैरिफाई करेंगे। बाकी आपकी प्रैक्टिस है बच्चों, कितनी आप करते हैं कितनी नहीं करते हैं, ठीक है ना? उस प्रैक्टिस के बिहाफ पे चीजें करिए और हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का जो नाम है वो है बच्चों रेस डिफेंस अकेडमी बेसिकली। इसका मैं लिंक नीचे शेयर कर दूंगा और उसके अंदर आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। उसके लिए आप चीज़ें करिए, क्वेश्चन लगाइए, चीज़ें बनाइए, तो वो आपकी चल पड़ेंगी साथ साथ, ठीक है ना? तब तक हम मिलते हैं बच्चों। उसके बाद नंबर बेस्ड प्रॉब्लम हुई, सारी चीज़ें हुई, ऐसे क्वेश्चन हमने किए जिनके बारे में बहुत डिफिकल्टी मानी जाती है, बट सारी चीज़ें हम कर चुके हैं।
अच्छे से कर चुके हैं और आप भी कर चुके होंगे, मुझे ऐसा लगता है। एक बार में समझ नहीं आती, 2 बार करिए, 3 बार करिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। थैंक यू तब तक के लिए। और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम बच्चों पढ़ेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे। प्रोबेबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भैया आपको, क्लास में जैसे पढ़ाता हूँ ऐसे मैं पढ़ाऊंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जो आपका छूट जाएगा, वैसे सारे कर देंगे आप, बड़ा इजी वे में, ट्रिकी वे में, कॉन्सेप्चुअल तरीके से चीजें बताने की कोशिश करूंगा और मैं बताता रहूंगा। ठीक है, ओके, बात क्लियर होगी सबको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत बच्चों। ठीक है, पढ़ते रहिए, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए बच्चों। ठीक है, ओके, डन, थैंक यू।